हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने आपके फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि ये चैप्टर कैसे आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करता है। बहुत बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आखिर इतना पढ़ा क्यों रहे हैं, कहाँ पर यूज करेंगे ये सारी चीजें, कहाँ पे लगाएंगे चार्ज का नियम, कहाँ पे लगाएंगे कूलॉम्स लॉ। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए मैंने आपको लास्ट की क्लास में पूरा एप्लीकेशन समझाया था और बहुत सारे एप्लीकेशन हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल तुमको और दे देता हूं एप्लीकेशन। घरों में तुमको मम्मी तुम्हारी पंखे साफ करने के लिए हमेशा कह देती होंगी। आखिर जब ये गर्मियों में पंखे चलते हैं तो इन पे धूल बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन जब ठंडियों में ये पंखे नहीं चलते हैं तो इन पे धूल बहुत कम आती है। उसका भी कारण ये चैप्टर ही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। क्यों होता है ऐसा, आखिर किस कारण से उस पे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आवेशन मतलब चार्ज ही जिम्मेदार है, चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। सोचो चार्ज ना होता तो तुम्हें आज पंखा साफ ना करना पड़ता। खैर, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा भी था और जाना भी था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। आज हमारी सेकेंड क्लास है इस चैप्टर से रिलेटेड और आज की क्लास में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और इससे रिलेटेड और भी डिस्कशन करेंगे। देखो, तुम्हें केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जहां पर आपका फ्यूचर डिसाइड हो सके। तो केवल और केवल किताबों तक ही हमें नहीं सीमित रहना है, बहुत सी बातें मैं तुम्हें ऐसी समझाऊंगा जो आपकी किताबों में नहीं लिखी गई है लेकिन पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा रिकॉल देख लेते हैं बहुत फास्ट कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा कि चार्ज एक ऐसा गुण होता है, चार्ज कुछ तो है भाई जो किसी चीज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ले आ देता है जिससे वो कुछ किसी कुछ को अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब समझे कि अगर मेरे अंदर कुछ चार्ज आ गया तो मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने लगूंगा, अट्रैक्ट करने लगूंगा। ये था चार्ज की डिफिनीशन। हमने फिर बताया था सर चार्ज दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही बात। एक बताया था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बताया था नेगेटिव चार्ज। एक बताया था क्या, पॉजिटिव, और दूसरा क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज समझाया था, बिल्कुल सही। फिर मैंने तुम्हें बताया था लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब जो समान आवेश होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक अट्रैक्ट्स ईच अदर। आगे की बात आज समझते हैं हम लोगों ने उस दिन देखा था कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज से रिलेटेड हम लोगों ने यूनिट्स भी देखे थे। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। उम्मीद करता हूं आप क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर का छोटा सा डिफिनेशन, छोटी सी जानकारी जानते होंगे, जो ये कहता है कि स्केलर आर दोस, स्केलर क्या होती हैं, वे क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर चार्ज ऊपर है तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो नीचे आने पर भी उतनी ही रहेगी, लेफ्ट में जितनी रहेगी राइट आने पर भी उतनी ही रहेगी, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, स्केलर नाम दिया। फिर हमने बात किया था चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो कूलम होता है, और भी बात किया था कि स्टेट कूलम सीजीएस में क्या होता है, जिसे आप फ्रैंकलिन भी कहते हो। इतनी सारी बातें हम लोगों ने की थी। चलो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है सर इलेक्ट्रॉन। देखिए, डिस्कवरीज मतलब कि बहुत सारे खोजे चल रही हैं और अब एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है जिसे आप कहते हैं क्वार्क्स, जिसे आपने नाम क्या दिया है, क्वार्क। और ये जो क्वार्क होता है ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। अब देखो, अभी तक तुमने पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स में जितना भी तुमने पढ़ा, तुमको यही पता चला कि इलेक्ट्रॉन से ही सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किससे बना, ये प्रोटॉन किससे बना, तो उसके लिए आते हैं क्वार्क्स।
लेकिन अभी इन्हें हमें नहीं पढ़ना है। क्यों इसे हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं? क्योंकि दे आर अनस्टेबल, इनका जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत ही कम होती है, ये छोटे से समय के लिए एंटर करते हैं, इसीलिए हम क्वार्क्स को अभी उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, केवल और केवल किस पे फोकस रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पे। तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल हो सकता है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको हम लोग कहते हैं सर ये है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब अभी तक आपको जो जाना है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा चार्ज हो सकता है वो हो सकता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ इससे छोटा हो ही नहीं सकता है ना। अब सोचो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि अगर इससे छोटा नहीं हो सकता है तो इससे छोटा होने क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे लिखूं 1.1 टाइम्स 10⁻⁻⁹ क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये 1.6 से क्या हो गया? छोटा हो गया, और छोटा होना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे कह दूं 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻20, अब देखो -20 जो होता है ये -19 से छोटा है, ये पावर माइनस में चल रही है, और जब माइनस में पावर चलती है तो वो पावर होती है छोटी। देखो छोटी से छोटी जानकारी जो तुम्हें मैथ से रिलेटेड चाहिए मैं सारी बातें तुम्हें समझा देता हूं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने ऐसे ई कह दिया। इलेक्ट्रॉन क्या, इसको केवल ऐसे ई रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे छोटा पॉसिबल जो चार्ज है वो है ई का, और ई है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ अब आगे की बात समझते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतने का ही होता है लेकिन नेगेटिव। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो हम इसे लिख देंगे कैसे? माइनस ऑफ ई से, जिसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे? -1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ देखो ये जो माइनस है यहाँ ना, ये माइनस इसका नेचर बता रहा है। नेचर का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक लड़का है एक लड़की है, तो ये लड़का और लड़की होना यहाँ पर नेचर बताता है। एक लाल बॉल है, रेड बॉल है, एक येलो बॉल है, तो ये रेड और येलो उसका नेचर बता रहा है, यहाँ पर उसका नंबर नहीं बता रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टाइप का चार्ज है। और अगर हम बात करें किसकी? प्रोटॉन के चार्ज की, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है भाई पॉजिटिव ई का, तो पॉजिटिव कितना होगा? पॉजिटिव 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। बिल्कुल सही बात। फिर हमने चार्ज की क्या पढ़ा था? इनवेरिएंट नेचर पढ़ा था। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 0, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, 0 चार्ज होने का क्या मतलब होता है? ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में की हैं, बट आपको इसलिए फिर से समझा रहा हूं ताकि अभी शुरुआत है, आप अगर इस क्लास को भी डायरेक्ट से देख रहे हो तो सारी चीजों को समझ जाओ। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। होता है ना ऐसा? मैंने आपको यह भी समझाया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के लिए हमेशा बराबर होते हैं, और अगर बराबर होंगे तो हमेशा उसका उस पूरे एटम का चार्ज क्या होता है? 0। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे इस मोबाइल पे चार्ज 0 है, इस मोबाइल पे जो चार्ज है वो 0 है, इसका क्या मतलब? क्या इस पे कोई चार्ज ही नहीं है? कोई चार्ज ना होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ही नहीं बना? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली सर इसमें चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, बट उनकी जो संख्याएं हैं, उनका जो नंबर है दैट इज बराबर। वो क्या है? इक्वल है। इसलिए इस पे जो टोटल चार्ज हो रहा है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं किसी पे कह रहा हूं 0 चार्ज, किसी चीज पे मैं क्या कह रहा हूं? 0 चार्ज, तो 0 चार्ज का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं होता कि नो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल number of positive and negative charges। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि सोडियम, सोडियम या फिर NaCl ले लीजिए, जिस नमक को आप खाते हैं NaCl, इसका क्या है? इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अगर हम केवल और केवल सोडियम की बात करें,
केवल और सोडियम की एलिमेंट की बात करें तो सोडियम पे भी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं। अगर आपको याद हो इसका एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं और प्रोटॉन भी 11 होते हैं। अगर एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो उसे 23 आप लिख देते हो, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो केवल आपका ये एटॉमिक नंबर ही शो करता है। तो देखो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, टोटल क्या होगा, 0 चार्ज हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा, 0 चार्ज। लेकिन अगर यही सोडियम आयन की बात कर दें, किसकी बात कर दें, सोडियम आयन की बात कर दें, तो सोडियम आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। अगर ऐसा करता है मतलब वहां पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सोचो मैंने अपना कुछ निकाल दिया, लेकिन जो निकाला वो नेगेटिव टर्म था, इसलिए मैं बन गया पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता की अगर मैं बात करें, ये पहला था क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। हमने एक और बात की थी चार्ज का इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था चार्ज को चाहे भगा दो चाहे चार्ज को एक जगह रोक दो, चार्ज का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी दिया था कि मास इनवेरिएंट नहीं है लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बिना चार्ज की बॉडी हो सकती है लेकिन बिना मास की बॉडी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तुम हो सकते हो क्या 0 किलोग्राम के, कोई चीज ले आओ इसका 0 किलोग्राम मान है, 0 ग्राम मान है, पापा ने मार्केट से आलू लाने को भेजा और कहा 0 ग्राम आलू ले आना, पॉसिबल ही नहीं है यार, कुछ होगा ही नहीं उसके साथ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मास विदाउट चार्ज, बिना आवेश के मास तो रह सकता है लेकिन बिना मास के आवेश नहीं रह सकता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं नॉन जीरो मास, और ये कैसा मास है, रुका हुआ, देखो मैंने बताया ना मास इनवेरिएंट है, मतलब मास अगर चल रहा होगा तो बदल रहा होगा। ये पिक्चर वाला मास नहीं है ना, वहां तक मत पहुंचना। तो नॉन जीरो मास का क्या सेंस है, नॉन जीरो रेस्ट मास, रुके हुए सिचुएशन में जीरो मास एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। नॉन जीरो रेस्ट मास का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन क्या नॉन जीरो रेस्ट चार्ज हो सकता है, हो सकता है भाई, माफ करिएगा, नॉन जीरो रेस्ट मास नहीं, जीरो रेस्ट मास कर लीजिए इसको, नॉन जीरो रेस्ट चार्ज होना चाहिए। जीरो रेस्ट मास का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मैंने यहाँ पे नॉन गलती से लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासेस। थोड़ा सा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, इस चीज को भी थोड़ा जल्दी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पे आपका मास होता है 9.1 टाइम्स 10⁻⁻31 किलोग्राम का। फिर प्रोटॉन पे मास कितना होता है, इसे भी देख लीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे मास हो जाएगा 1.66 टाइम्स 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा, तुम यही कहोगे मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये -27 है वो -31 है। जैसे ही पावर 10 की घात की वैल्यू माइनस में जाती है और वो बढ़ती जाती है तो वो छोटी होती चली जाती है। आगे बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, जल्दी बताओ भाई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी नियरली सेम होता है 1.67, मैं इसे लिख दे रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन के 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज की। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम की बुक्स जो होंगी आप जिन्हें फॉलो करते हैं उसमें नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी में सारी चीजें आपको दी गई हैं,
पूरा कोर्स आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहने वाला है। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन में मास। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, अगर स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट बताओ तो यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी कूलॉम प्रति किलोग्राम। ये स्पेसिफिक चार्ज की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज डिवाइड बाय प्रोटॉन का मास। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो न्यूट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय न्यूट्रॉन का मास। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं तुमसे यहां पे बात करता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज में कौन सा बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के लिए होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। कौन सी वैल्यू बड़ी है ये सोचो। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है कम मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड में है। अगर मैं कहता हूं 1/2 बड़ा कि 1/4 बड़ा, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर 1/2 बड़ा है। 1/2 का मतलब 50%। अरे भाई ये हाफ है। ये क्या है? हाफ है, आधा है। और अगर मैं कहता हूं 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है क्या? 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, क्वार्टर ना। 1/4 है ये, 25%। कौन सा बड़ा? तो 50% बड़ा है। तो अगर जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिसे आप हर कहते हैं या डी न्यूमरेटर कहते हैं, ये वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर की जो टोटल वैल्यू है ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सोचो, अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो ये जो टोटल वैल्यू है क्या होगी? ये लेस होगी। किससे लेस होगी? इस वाले से लेस होगी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इज क्या ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी? बिल्कुल बड़ी है। इज ग्रेटर देन प्रोटॉन का चार्ज। अच्छा, मैं प्रोटॉन को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए अब दोनों को ई लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इसकी जगह पे हम इसको क्या लिख दे रहे हैं? पी लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना बनी रहे। तो प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is actually greater than specific charge of proton। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आगे हम पढ़ते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बना, हमने मास के कंजर्वेशन को भी पढ़ा। मास का कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास क्रिएट नहीं हो सकता, ना डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन बाद में मास की कंजर्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन गलत हो गया। लेकिन चार्ज कंजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। ये क्या कहता है? वी कैन नॉट क्रिएट न्यू चार्ज, हम कोई नया चार्ज नहीं बनाते। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, जिससे गया इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव कम हुआ, नेगेटिव कम हुआ तो वो बॉडी हो गई पॉजिटिव, और जिस पे गया उस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, नेगेटिव बढ़ा, वो बॉडी हो गई नेगेटिव। तो ये क्या कहता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस says that for an isolated system the net electric charge always remains कांस्टेंट। अच्छा, ये आइसोलेटेड वर्ड क्या होता है? कि अगर कमरा मैं बंद कर दूं, कोई भी स्टूडेंट अंदर ना आ सके और कोई भी स्टूडेंट बाहर ना जा सके, तो उस सिचुएशन में जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कभी बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने ए और बी का एक सिस्टम बनाया है। देखो, ए पे कितने चार्ज है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। बी पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है।
अब क्या हुआ, इनमें से कुछ में क्या हमने सपोज करो हमने एक दूसरे को रब करा दिया, या कुछ चार्ज एक जगह से कूद कर दूसरी जगह चले गए, तो फिर इन पे जो टोटल चार्ज था, फिर से गिनते, ए पे अब चार्ज कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, और बी पे चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। यहां पर कितना था, देखिए यहां पर था 5 प्लस 7, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 12 चार्ज था सर। यहां पर भी देखिए 6 प्लस 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना चार्ज आएगा, 12 ही आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए से बी में कुछ चार्ज जाए या बी से ए में कुछ चार्ज आएंगे, लेकिन इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे ए टू बी सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा, वो हमेशा सेम बना रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए हट जाया करूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप उस चीज को पॉज करके लिख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। जब हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड से क्या करते हैं, निकलते हैं और पहुंच जाते हैं सिल्क क्लॉथ पर। किस पे पहुंच जाते हैं, सिल्क के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। तो इसके कारण जो ग्लास रॉड होती है ये हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और कहां चले गए, सिल्क पे चले गए। तो जिसपे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये बॉडी कैसी हो जाएगी भाई, ये बॉडी हो जाएगी टोटली नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। लिख देते हैं भाई इस बात को, इस पे है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इस पे है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इस पे है आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी। एक रिएक्शन से समझते हैं। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन किए हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने क्लास 10th में ही। चलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है, लेकिन अभी यहां पर क्लास को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चैप्टर के लिए ही ओरिएंटेड रखते हैं। देखो यहां पर जो ये एटॉमिक नंबर होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज देखते हैं, देखिए इस तरफ तो जो टोटल चार्ज है यूरेनियम का है और न्यूट्रॉन का है, तो यहां पर टोटल चार्ज है आपका 92 प्लस 0। और इस साइड रिएक्शन के दूसरे साइड देखिए जो फॉर्म हुआ, ये रिएक्टेंट था आपका ना, और यहां पर देखिए कितना है 54 प्लस 38 प्लस 2 टाइम्स 0। कितना चार्ज हुआ यहाँ पे हुआ 54, और यहाँ पे हुआ 38, और यहाँ पे है 0। इसको आप टोटल करेंगे तो 92 आएगा। इसको ऐड करिए, 8 4 12 की 2, एक आपका बचा हुआ है, और 5 3 8 और 1 9। तो देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत मजेदार टॉपिक है। सपोज करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे साथ पिकनिक पे चलना है, और मान लेते हैं कि आपके ग्रुप में आप 10 लोग फ्रेंड हो, मुझे लेकर के हो जाओगे 11। बट कंडीशन ऐसी हो गई कि हमारी कार या बस में जगह कम पड़ गई, और हमने कहा कि आधे को निकालना पड़ेगा। मुझे पूरा बिलीव है कि तुम लोग मुझे हाफ कर दोगे कि सर आप बहुत परेशान किए फिजिक्स पढ़ा पढ़ा कर, और आप ही को आधा कर देते हैं और चलते हैं पिकनिक पे। पिकनिक नहीं जा पाओगे बेटा, बगल में जेल है वहां चले जाओगे। इसलिए यहां पर लॉजिक क्या आया कि हम कभी भी किसी चीज को जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है उसको कट नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी के लिए एक बॉडी सबसे छोटी है, इससे ज्यादा छोटी हो नहीं सकती। कभी देखा क्या आधी बॉडी चली जा रही है, नहीं होता सर ऐसा। उसी तरीके से चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। देखो अगर तुमने क्वार्क्स पढ़ा है तो मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि क्वार्क्स को अभी हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल पार्टिकल नहीं है, उनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हैं, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके चल रहा हूं। देखो मैंने अभी भी नहीं कहा कि प्रोटॉन कहीं जा रहा है या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर मेरी पर या किसी बॉडी पर चार्ज आएगा, कहीं से आएगा ना, अगर आता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही आएगा,
और हमेशा इंटीजर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 100 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो मिलियन इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कभी भी 1.5 नहीं होगा। फ्रैक्शनल डेसिमल कभी भी नहीं होगा। वो कुछ उसी तरीके से है कि आधा इंसान आ गया, आधा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता ना, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आधा इलेक्ट्रॉन। तो आधा इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज जाएगा तो हमेशा इंटीजर फॉर्म में जाएगा, उसके पूर्ण नंबर के फॉर्म में जाएगा ना, कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 6 12 13 18 27 42 52 594 कुछ भी हमेशा कंप्लीट नंबर होगा, कभी भी बटेगा नहीं। क्या करता है भाई, एक्सपेरिमेंटली इट इज स्टेबलाइज्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। ये ई वही इलेक्ट्रॉन वाला ई है। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नोट्स भी प्रिपेयर करता चल रहा हूं ताकि फ्यूचर में तुम रिवीजन कर सको अच्छे से, इसलिए कुछ बातें मैं पहले से लिख देता हूं, उस टाइम को हम सेव कर सकते हैं क्लास ड्यूरेशन के लिए, और उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। चलो आगे समझो इसको कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसको एज अ मैथमेटिकल फॉर्म। देखो फिजिक्स में फॉर्मूला क्या है, डिफिनेशन का मैथमेटिकल, डिफिनेशन का एक गणितीय रूपांतरण। हमने उस डिफिनेशन को बनाया है, उस चीज को समझा, हाँ यार फैन ऐसे रोटेट करता है, उस रोटेशनल स्पीड का एक फॉर्मूला दे दिया और वो बन जाता है फिजिक्स का फॉर्मूला, जिससे तुम डर जाते हो। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या होगा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज क्यू है, ये है एन। एन क्या है भाई, इंटीग्रल, मतलब इंटीजर नंबर टाइम्स ई के, ई जो उसका फंडामेंटल जो सबसे छोटा चार्ज था जो भाग रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई होगा। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है सर इंटीजर नंबर, जो 1 2 3 कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी 1/3 या 2/3 नहीं होगा। हाँ फिर से तो मैं बोल रहा हूं कि क्वार्क्स हो सकते हैं भाई, लेकिन क्वार्क्स को अभी हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये सारा का सारा चैप्टर का जादू केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू एनई में Q क्या है, किसी बॉडी पे चार्ज है, बॉडी चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फंडामेंटल पार्टिकल जिसे आप कह रहे हैं, और E क्या है, E की एक फिक्स्ड वैल्यू है, फंडामेंटल चार्ज वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6। फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू का मतलब होता है मूल, मतलब एक बेसिक वैल्यू जो है, और वो कितनी है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। फिर से वही बात, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये एटम है, सपोज करो कि ये दो एटम है, हम मान लेते हैं ये सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है। तो आपने पढ़ा ना NaCl बनता है, तो कैसे बन रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्लोरीन के पास चला गया। अगर ऐसा होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई ना। इस पे एक्सेस हो गया और इस पे लॉस हो गया, जिस पे लॉस हुआ उस पे पॉजिटिव, जिस पे एक्सेस हुआ उस पे नेगेटिव। थोड़ा इसको और मैं समझा देता हूं तुम्हें। देखो सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज कितना 0। लेकिन अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब टोटल चार्ज क्या होगा सर, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया और एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए इस पर जो चार्ज आ जाता है कैसा आ जाता है, पॉजिटिव का आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है नेगेटिव चार्ज। इतनी सारी बातें हमने केवल और केवल चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है बेटा। आगे समझते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आ गया कि विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम क्या बताता है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। देखो इसे समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है हमसे कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, ना ही जीरो रहता है, हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाता है, इट बिकम पॉजिटिव। जो ग्लास रॉड होती है आपकी, ये हमने बना दी ग्लास रॉड और ये हमने बना दिया एक सिल्क का कपड़ा। ये है आपकी ग्लास रॉड।
जब इस ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में चले जाते हैं, ग्लास रॉड हो जाती है पॉजिटिव और सिल्क हो जाता है नेगेटिव। क्या पूछ रहा है कि जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ये हो जाती है पॉजिटिव, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन खो देती है, और रेशम इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने पर समान मात्रा में क्या बनाता है, व्हाट इट मेक्स इन इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इक्वल अमाउंट में क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। मान लीजिए ग्लास रॉड पे अगर 2 पॉजिटिव तो उस पे 2 नेगेटिव बनेंगे, हो गया भाई। और दोनों को फिर से अगर आप टच करके रख देते हो कुछ देर के लिए तो फिर से दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनके चार्ज आपस में आ जाएंगे। आगे पढ़ते। अब कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भाई। देखिए देखो यहीं पर फिजिक्स तुम्हें मजा देती है। जब फिजिक्स को केवल फॉर्मूला बेस वाले न्यूमेरिकल नहीं, जब फिजिक्स से थोड़ा डेली लाइफ वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करो ना, तब फिजिक्स का मजा आता है असली। अब कह रहा है सोप बबल ए इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। एक हमारे पास सोप बबल है, हम लोग एक सोप बबल ड्रॉ करते हैं, तो एक सोप बबल हमने ए बना लिया, हैज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। और फिर क्या है, एंड द सोप बबल बी, एक सोप बबल बी है, इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दी, इसे हमने कैसे चार्ज दे दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। तो एक सोप बबल ड्रॉ करते हैं भाई फिर से, ये है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये है हमारा सोप बबल बी, इसको हमने दिए हैं पॉजिटिव चार्ज, ये था बी आपका, ये है आपका ए, और इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिए, तो बबल के ऊपर ये क्या हो गए, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन द रेडियाई ऑफ द बबल्स ए एंड बी, इनकी जो रेडियस है वो क्या होंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है डिक्रीज हो जाएंगे, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए के बढ़ जाएंगे लेकिन बी के घट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए के घट जाएंगे बी के बढ़ जाएंगे। और चौथा कह रहा है कि दोनों के ही इंक्रीज कर देंगे। अब सोचो, वही वाला लॉजिक लगा, छोटा सा लॉजिक, लाइक और अनलाइक वाला। समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर भगा देंगे। सोचो ये ऐसे रेडियस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसलिए दोनों की ही जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। दोनों ही सोप बबल्स के लिए जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की उपस्थिति की अवश्य जांच, देखो इसे कहते हैं श्योर चेक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्सन या दोनों। तो हमेशा ध्यान रखना, चार्ज को टेस्ट करने के लिए इस बॉडी पे कितना चार्ज है, इसे हम लोग हमेशा रिपल्सन के थ्रू ही चेक करते हैं। समझो बात को। तुम्हें याद होगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सबसे शुरू में डिस्कस किया था, कि जब हमने प्लास्टिक की स्केल को बाल में रब किया और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाया, तो वहां पर क्या होता है कि जो कागज के टुकड़े हैं वो है न्यूट्रल, और अगर न्यूट्रल है तो स्केल क्या है, वहां पर चार्ज है, लेकिन चार्ज स्केल न्यूट्रल चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकती है। मान लो हमारे पास एक बॉल है ए, और इस पे कोई चार्ज है, हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन हमने क्या किया, एक दूसरी बॉल बी को इसके पास रखा, और ये बी थी पॉजिटिव चार्ज, बी कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज थी। हम जैसे इस बॉल बी को ए के पास ले गए, ए ने इसको अट्रैक्ट कर लिया या बी ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। अभी तो हमने पढ़ा ना कि बॉडी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर न्यूट्रल, मान लीजिए इस पे जीरो चार्ज होते, हमें कैसे पता सर इस पे जीरो चार्ज है। अट्रैक्शन अगर लगाओगे तो अट्रैक्शन से तो पता ही नहीं चल पाएगा कि इस पे जीरो था कि इस पे नेगेटिव था, हो सकता है इस पे नेगेटिव रहा हो। इसीलिए हमने कहा कि कभी भी अगर चार्ज के चेक करना है कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो सेम मतलब रिपल्सन हो सकता है। अगर इस पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आने पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कभी भी पास नहीं जाएंगे। न्यूट्रल होता तो अट्रैक्ट करता और नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता। इसलिए हमने क्या कहा कि केवल और केवल रिपल्सन ही हो सकता है श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। अगर इस पे नेगेटिव होता और इस पे नेगेटिव लाते तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल करते, तो हम समझ जाते कि चार्ज ए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता, इंडक्शन भी नहीं, रिपल्सन बिटवीन द बॉडीज होगा, फ्रिक्शन भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपसे पूछ रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू हमसे पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं। चलिए पहला पढ़ते हैं, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सही है। दूसरा, चार्ज इज आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कंजर्व, बिल्कुल सही है। तीसरा, अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास, ध्यान से देखो, जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, मतलब मास जीरो है और चार्ज जीरो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जीरो मास तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो लेकिन चौथा ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि अ पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, मास जीरो नहीं है, कैन हैव जीरो चार्ज, जीरो चार्ज है, हाँ ये तो एग्जिस्ट होता है ना, ये तो हो सकता है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, तो ये फॉल्स है। तो इसके लिए जो रियल आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि आंसर जो है इसका है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमसे पूछ रहा है कि किसी न्यूट्रल बॉडी का, न्यूट्रल को उदासीन भी आप लिख सकते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो है स्मॉल है। अब हमने इसे क्या दे दिया है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्जेस दे दिए हैं, तो उसका नया मास m क्या हो जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये बॉडी थी A, तो A से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गए तो ये जो बॉडी A थी हमारी, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। और पॉजिटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो मास कम हुआ कि ज्यादा हुआ, डेफिनेटली सी बात है सर, मास कम हो गया, तो ये जो m है ये क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब जो ये बिगर m है ये होना चाहिए छोटा, इस साइन में जिधर इसकी चोंच रहती है, जिधर इसका एरो रहता है, वो वाला पॉइंट छोटा होता है। किससे छोटा होना चाहिए, स्मॉलर m से। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, m छोटा है स्मॉलर m से, या फिर स्मॉलर m बड़ा है बिगर m से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, अब क्या पूछ रहा है, अच्छा ये सेम वही क्वेश्चन आ गया है आपका दो बार। अब आपसे पूछ रहा है एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलो ये क्वेश्चन मैं आधा तुमको हिंट दे रहा हूं, आधा आपका होमवर्क रहेगा, आपको आंसर कमेंट करना है। अब आपसे पूछ रहा है Q की वैल्यू क्या गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है 1 कूलम। हमसे ना पॉजिटिव पूछा है ना नेगेटिव पूछा है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपको क्या देना है, E की वैल्यू पता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम होती है। N आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दीजिए, N बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन E आ जाएगा। Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको सॉल्व करना ही आपके लिए होमवर्क है, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शंस में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि अल्फा कण पर चार्ज क्या होता है। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, ये एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है। तो हीलियम न्यूक्लियस में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मतलब अल्फा के पास क्या है, अल्फा एक्चुअली फॉर्म हुआ है, किससे फॉर्म हुआ है, 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन से फॉर्म हुआ, तो इस पे पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne। N की जगह आप रखेंगे 2 और E की जगह आप रखेंगे 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹, जिसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3.2 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपसा कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखिए -1 कूलम पॉसिबल है, क्योंकि जब आप 1 में निकालेंगे तो जो आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। दूसरा 3.2 टाइम्स 10⁻⁻20। चलो तीसरा पढ़ते हैं, 6.4 टाइम्स 10⁻⁻19, -19 है और 6.4 है, तो 1.6 टाइम्स 4 करोगे तो 6.4 मिल जाएगा। हाँ सर ये इंटीजर आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। लास्ट वाला तो पॉसिबल है ही, बचा क्या हमारे पास, सी वाला बचा है जो कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम लोगों ने चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, केवल और केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जहां पर हम लोग करेंगे और वो चैप्टर के लास्ट में करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक चीजों के साथ पूरे चैप्टर की फील लेते हैं और फिर बहुत अच्छे के साथ प्रीवियस ईयर करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सारी नोट्स डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको आज की क्लास की नोट्स भी मिल जाएंगी, प्लस आपको
डीपीपीज भी धीरे धीरे आपको दी जा रही हैं। जितनी चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए हो सकती हैं हम वहां पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो आप एशिया फाउंडेशन टाइप करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही मजेदार से सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक आपको दिया जा रहा है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या फिर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए बहुत ही मजेदार चीजें चल रही हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक।